हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। हम एपीएफसी का जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएससी का, उसका पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज से शुरुआत कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी का पहला लॉ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से। हर दिन आपको एक लॉ मिलेगा जो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। हैंडी नोट्स मिलेंगे आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, और वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको देखेंगे और आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, सब पूरा होगा। आपको बस एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं आप उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इंश्योरिंग द राइट ऑफ द वर्किंग वुमेन्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के? सबसे पहला है, रेगुलेट करता है ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन्स को ड्यूरिंग मैटरनिटी। प्रोवाइड करता है मैटरनिटी लीव, बेनिफिट और जॉब प्रोटेक्शन, ताकि जो वीमेंस है, जो वर्किंग वीमेंस है, वो अपना काम आसानी से कर सके बिना किसी डर के, और जितना भी महीना उनको छुट्टी मिलेगी उसमें वो अपनी सैलरी को ले सके। सेफगार्ड हेल्थ एंड ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, पूरे सेफगार्ड दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, अप्लाई होगा ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पूरे इंडिया में ये लॉ फॉलो किया जाएगा, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, माइंस हो, प्लांटेशन हो, इंक्लूडिंग एनी सच इस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, एंड टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट वेयर इन पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एक्जिबिशन, एक्रोबैटिक्स एंड अदर परफॉर्मेंस। तो इन सब पे ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। शॉप और इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लें, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं इसके एमसीक्यू भी कराऊंगी। तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर हो, जो कि एम्प्लॉयड हो रखे हैं बीते 12 महीने में। कभी भी ऐसा नहीं है कि साल में पूरे सालों भर, मतलब 12 महीने आपको 10 वर्कर से ज़्यादा चाहिए, ऐसा कोई भी टाइम आया है जब आपने 10 वर्कर से ज़्यादा एम्प्लॉय कर लिए हैं, तो ये प्रोवाइड कराया जाएगा उस इस्टेब्लिशमेंट में, शॉप में। नॉट एप्लीकेबल, ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इसको स्टार मार्क करके रखें। जो ईएसआई एक्ट अगर लग रहा है 1948 का, वहाँ ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उनको फ़ायदा मिल रहा होता है, तो दो एक्ट नहीं लगेंगे एक साथ। अब बात करते हैं कई सारी डेफिनेशंस की, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक वर्ड, अभी जैसे जैसे ये लॉ आगे बढ़ेगा आपको एक वर्ड दिखेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? in relation to the establishment being a mine or the establishment wherein person are employed for the exhibition of acquisition, acrobatic and other performances, the central government and in relation to any other establishment the state government है। मतलब जो appropriate government है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट है, या तो वो रिलेशन है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, जो वो माइन हो या अदरवाइज हो। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? डिलीवरी का मतलब होता है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एम्प्लॉयर का क्या मतलब है? इन रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अ पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वो कोई भी, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी इसी लॉ के अंदर है ना, तो गवर्नमेंट अगर किसी को, एम्प्लॉय को करती है नियुक्त इस पद के लिए या सुपरविजन के लिए, कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, तो उसको एम्प्लॉयर कहा जाएगा। इन रिलेशन टू द इस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल है तो द पर्सन अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी। तो जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे माइंस वगैरह हो गए, इनमें जो लोकल अथॉरिटी है, अगर वो किसी को सुपरविजन के लिए या कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय के लिए नियुक्त करती है, तो वो होगा एम्प्लॉयर। या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा लोकल अथॉरिटी का, तो स्टार मार्क करके रखें। अगर कोई अदर केस है, जैसे जब पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर, या ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई गई है जो अल्टीमेट कंट्रोल रखे पूरे अफेयर पे, और उसको कहा जाएगा, ये या तो मैनेजर हो सकता है, या एमडी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग एजेंट हो सकता है, या फिर हम किसी और नाम से भी इसको बुला सकते हैं। तो 3 तरीके के एम्प्लॉयर हो गए। या तो गवर्नमेंट किसी को एम्प्लॉय कर रही है, अगर लोकल अथॉरिटी किसी को रख रही है, सीईओ को, या फिर कोई अथॉरिटी है जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल आ गया है, जिसको मैनेजर भी कहा जा सकता है, एमडी कहा जा सकता है, या फिर कोई अपना नाम देती है अथॉरिटी, तो वो होता है। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में देखेंगे आप, एक फैक्ट्री भी हो सकती है, माइन भी हो सकता है, प्लांटेशन भी हो सकता है। एन इस्टेब्लिशमेंट वेयर इन पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ द
Acrobatic and the other performances shop or establishment. Establishment to which provision of this has been declared under the subsection 1 of section 2 to be applicable. इसका क्या मतलब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट वो सारे हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, माइन हो गई, प्लांटेशन हो गई, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पर्सन एम्प्लॉयड हो रही है फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एक्सटेरियर एक्रोबैटिक या फिर अदर परफॉर्मेंस के लिए, ये जैसे घुड़सवारी वगैरह हो गई, एक्रोबैटिक जो एक्सरसाइज वगैरह हो गई, और अदर कोई परफॉर्मेंस है वो सब इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ जाएगी। और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट जो कि अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, वो सब इस पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्री किसे कहा जाता है? फैक्ट्री वो सब होगी जो डिफाइंड होती है अंडर सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बस इसका एक्ट याद रखें, 1948 का है। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन होगा? जो भी अंडर सेक्शन 14 के आएगा। मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है? जो सेक्शन 5 में रहेगी, सबसेक्शन 1। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना प्रेगनेंसी का। परमिसेबल अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971। वो सारी प्रेगनेंसीज जो टर्मिनेट हुई है अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, वो सारी इसके अंडर आ जाएंगी। माइन का क्या मतलब होता है? माइन जो कि माइन्स एक्ट 1952 में डिफाइंड है। मिसकैरेज का मतलब होता है कि जो कंटेंट ऑफ द प्रेगनेंसी यूट्रस एट एनी पीरियड प्रायर टू और ड्यूरिंग द 26th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब कि 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर यूटरस का जो भी फ्यूटस है वो ख़त्म हो जाए। पर इसमें क्या नहीं होता? बट डज नॉट इंक्लूड एनी मिसकैरेज दैट वाज कॉजिंग विच इज़ पनिशेबल अंडर द IPC 1860। इसके अंदर ऐसा कोई भी मिसकैरेज का केस नहीं आएगा जो कि IPC 1860 के अंदर आता है। अदरवाइज़ 26 हफ्ते के पहले या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 26 हफ्ते की अगर उसके दौरान अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है बच्चा, तो उसको मिसकैरेज के अंदर आ जाएगा। प्लांटेशन का क्या मतलब होता है? प्लांटेशन जो है वो सेक्शन 2 में है। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में जो भी आएगा वो सब प्लांटेशन के अंदर आएगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ देखते चलें। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है इन रिलेशन टू द UT मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है राज्य सरकार, और अगर UT की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो। वेजेस का क्या मतलब है? वेजेस ये इंपॉर्टेंट है, आप ये स्टार मार्क करेंगे कि वेजेस के अंदर क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो तनख्वाह जो मिलती है, वेतन जो मिलता है लोगों को, उसमें सारे रेम्यूनरेशन आते हैं जो पेड किए जाते हैं। या तो वो कैश में किए जाए किसी भी वीमेन को, इफ़ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे एक्सप्रेसेस। अब इसमें क्या क्या आता है? कैश अलाउंस जो उसको दिया जाता है। कैश अलाउंस में DA भी आएगा आपका, और हाउस रेंट वगैरह जो भी दिया जाता है वीमेंस को वो सारा दिया जाएगा। जो इंसेंटिव बोनस होता है वो मिलेगा 100%। मनी वैल्यू ऑफ द कंसेशनल सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स। अगर कोई फूड ग्रेन जैसे कंसेशन पे मिल रहा है या फिर अदर कोई आर्टिकल मिल रहा है तो वो सब इसके अंदर आएगा, वेजेस के अंदर आएगा। ये सब आपको मिलेगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप मैटरनिटी बेनिफिट में चले गए हैं। पर इसमें क्या क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी बोनस जो इंसेंटिव बोनस से अलग हो वो इसमें नहीं दिया जाएगा। ओवर टाइम की अर्निंग आपको नहीं दी जाएगी, या फिर कोई डिडक्शन हो रहा है फ़ाइन की वजह से वो भी नहीं किया जाएगा उस टाइम पे। एनी अदर कंट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड, मतलब पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको उस टाइम पे। कोई भी ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। ग्रेजुएटी मतलब कोई अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, 30 साल की सर्विस होगी, 5-6 साल की सर्विस के बाद आपको जो मिलनी चाहिए वो सब इसमें नहीं मिलेगी। तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, आपको PF अकाउंट, पेंशन फंड ये सब नहीं मिलेगा, ओवर टाइम की अर्निंग नहीं मिलेगी, फ़ाइन का पैसा नहीं कटेगा, और बोनस अदर देन द इंसेंटिव बोनस आपको नहीं मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? DA मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, इंसेंटिव बोनस मिलेगा, और कंसेशनल सप्लाई जो फूड ग्रेन और अदर आर्टिकल्स के लिए आपको मिलती है वो सब मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रोहिबिट है। कोई भी वर्कर जिससे आप काम ले रहे हैं, जैसे आपकी डिलीवरी की जो भी डेट है उसके अगले 6 हफ्ते तक बिल्कुल प्रोहिबिट है कि आप उसको काम कराएं।
6 वीक इमिडिएटली आफ्टर द डिलीवरी हो जाए या फिर मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, उसके बाद आप 6 हफ्ते तक तो बिल्कुल काम नहीं ले सकते उस महिला से। प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट बी फोर्स इनटू द आर्डियस वर्क और द लॉन्ग आवर्स। स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं, मतलब ऐसा कोई भी काम आप नहीं करवा सकते उससे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल डेवलपमेंट है फ्यूटस का, और या फिर वो इनकरेज करे वो कोई भी चीज़ मिसकैरेज या फिर एडवर्सली अफेक्ट करे उसकी हेल्थ को। तो 2 चीज़ें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी, ये वाली 6 वीक्स इमिडिएटली वाली, कि डिलीवरी के अगले 6 वीक तक आप उससे कोई काम नहीं ले सकते। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। मैटरनिटी बेनिफिट जो होती है वो एवरेज डेली वेज दिया जाएगा आपको, जो लेकिन एक शर्त होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट आज बनी और कल वीमेन आके ज्वाइन करी, उसके 2-3 हफ्ते बाद ही ऐसा हुआ कि प्रेग्नेंट हो गई या ऐसा कुछ है, तो कम से कम आपको पिछले 12 महीने में 80 दिन तक कम से कम उसमें काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट उसका मिलेगा। तो 80 दिन कम से कम लास्ट 12 मंथ में आपको काम करना पड़ेगा और एवरेज डेली वेज मिलेगा आपको। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी इंटाइटल टू द मैटरनिटी बेनिफिट शुड बी 26 वीक। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ये EPFO का क्वेश्चन है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो छुट्टी कितने तक दी जाती है। तो दैट इज़ 26 ऑफ वीक्स, ये लिखा है 26 वीक्स तक आपको दी जाती है, जिसमें विच शुड नॉट बी मोर देन 6 वीक। 8 वीक्स शैल प्रिसीड द डेट ऑफ द एक्सपेक्टेड डिलीवरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी डिलीवरी डेट जो भी है उसके पहले के 8 हफ्ते के पहले, 8 वीक्स पहले आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, उसके बाद वाले 8 वीक पहले के और 18 वीक ये हो गए। तो इस तरीके से छुट्टी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी का पता चला आप ले रहे हैं 9 महीने की छुट्टी, ऐसे नहीं होता है। डिलीवरी डेट से 8 हफ्ते पहले से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। 8 हफ्ते बाद आप कभी भी छुट्टी लो और 18 हफ्ते प्रेगनेंसी के बाद आपको मिल जाते हैं, या फिर ये ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप प्रेगनेंसी है लेकिन आपने छुट्टी नहीं ली 8 हफ्ते पहले, मुश्किल से 10-12 दिन पहले मिली है, तो आपको जो 26 वीक्स जो बचे हैं माइनस जितना भी आपने 10-12 दिन का लिया उसके बाद आपको मिल जाती है छुट्टी। टोटल आपको 26 वीक की मिलेगी, आगे पीछे आप कैसे भी कर ले, पर 8 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आगे, ये याद रखना है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों चीज़ें, इसको गांठ बांध ले। आगे बढ़ते हैं, ये सारे आप पॉइंट इम्पॉर्टेंट आएंगे। अगर कोई महिला है जिनके पहले से ही 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनको 12 वीक से ज़्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी, और कम से कम डिलीवरी के 6 हफ्ते से पहले आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। जैसे यहाँ पे 8 महीने हैं फॉर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ऐसे ही दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी के लिए 2 बच्चे आपके ऑलरेडी हैं और तीसरी प्रेगनेंसी है, तो आपको 8 हफ्ते की छुट्टी नहीं दी जाएगी, बल्कि 6 वीक्स की आपको छुट्टी दी जाएगी, उससे पहले की छुट्टी आपके लिए नहीं है। अगर कोई महिला डाई कर जाती है, मतलब डाई कर जाती है, द मैटरनिटी बेनिफिट शुड बी पेएबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ द डेथ। मतलब जो महिला है अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान डाई कर जाती है, तो जब तक वो जब ऐसा हुआ और उससे पहले के जो दिन थे मैटरनिटी के, उसका पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा। अगर कोई बच्चा है, जैसे अगर माँ मर जाती है लेकिन बच्चा ज़िंदा है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बच्चा भी मर जाता है, तो जिस दिन बच्चा मरा है उस दिन तक उसको पूरा मैटरनिटी बेनिफिट का जितना भी फ़ायदा था, जितना भी उसका पैसा बनता था, वो सब मिलेगा। आप देखिए, वेयर अ वुमेन हैव बीन डिलीवर्ड ऑफ अ चाइल्ड का डिलीवर हो जाता है, लेकिन क्या होता है, डाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेकिन वो मर जाती है, मतलब मर जाती है, तो क्या होगा, उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, जितना भी मैटरनिटी बेनिफिट था वो सब मिलेगा। बट इफ़ द चाइल्ड ऑल्सो डाइज ड्यूरिंग द सैड पीरियड देन, और या उसी टाइम या उसके दिन कुछ दिन बाद, एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ द डेथ, तब तक ही उसको पैसा मिलेगा। अ वुमेन हु लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड, अगर कोई महिला अडॉप्ट करती किसी चाइल्ड को जिसकी एज 3 महीने से कम है, या फिर वो एक कमीशनिंग मदर है, तो उसको 12 हफ्ते तक की छुट्टी दी जाएगी। ठीक है। अगर महिला वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, जैसे वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, तो एम्प्लॉयर के साथ बातचीत करके जैसा भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है तो उसको अवेल किया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा।
लीव एंड बेनिफिट 26 वीक आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड शैल बी पेड इन एडवांस। यस, द अमाउंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड प्रिसीडिंग द डेट of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the women on producing of such proofs as may be prescribed that the woman is pregnant and the amount due subsequent। इसका मतलब ये है कि जो women है प्रेगनेंसी से पहले उसको जो अमाउंट देना है, अगर वो जो women होती है वो ये दिखा दे, प्रूफ दे दे कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो छुट्टी लेने वाली है और ऐसे सब है, तो वो अगर प्रूफ दे देती है तो विद इन 48 आवर्स जो एम्प्लॉयर है उसको जो भी फ़ंड बनता है उसका बिफोर द डिलीवरी जितना भी फ़ंड बनता है उसको देना पड़ेगा। तो आपको ये स्टार मार्क करना है कि कितने घंटे पहले कब तक उसको वो बेनिफिट पहुंचा देना है प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी 48 आवर्स। पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द वीमेन। कैसा पेमेंट मिलेगा अगर उसकी डेथ हो जाती है? डाइज, अगर जो वीमेन है वो डाई कर जाती है बिफोर रिसीविंग सच मैटरनिटी बेनिफिट, अगर वो बिना मैटरनिटी बेनिफिट लिए ही मर जाते हैं और उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल हो जाता है मैटरनिटी बेनिफिट के कि उसको देना ही पड़ेगा अंडर द सेक्शन 5। और वो किसको देता है? जो भी उसने नॉमिनी इलेक्ट किया होता है उसके लिए उसको दे देता है। अगर नॉमिनी नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसको दे देता है। तो उसको एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है भले ही उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। पेमेंट ऑफ द मेडिकल बोनस भी देना पड़ता है भाई, जो एम्प्लॉयर होता है उसको 1,000 रुपये तक का। अगर एम्प्लॉयर ने प्री नेटाल कन्फाइनमेंट या पोस्ट नेटाल कन्फाइनमेंट केयर नहीं प्रोवाइड कराई गई है तो एम्प्लॉयर को एक मेडिकल बोनस देना पड़ता है जो कि 1,000 रुपये का होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हर 3 साल से पहले इस अमाउंट को बढ़ा सकती है, जो कि मैक्सिमम 20,000 तक जा सकता है, 20K तक जा सकता है। यहाँ पे अभी हम 1K की बात कर रहे हैं, ये अभी 20K तक की बात हो रही है। तो जो सरकार होती है वो हर 3 साल से पहले इसको बढ़ाती है और मैक्सिमम वो 20,000 तक बढ़ा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। लीव फॉर मिसकैरेज, अगर ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है वुमेन का, तब क्या क्या टर्म्स लगते हैं? तो जैसे उसका जब भी मिसकैरेज हुआ है उसके अगले 6 वीक तक उसको छुट्टी प्रोवाइड कराई जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स इमिडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर मिसकैरेज। लीव विद वेज फॉर ट्यूबेटॉमी ऑपरेशन, इसके लिए क्या होता है? टू लीव विद वेज एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट के रेट से ही उसको छुट्टी दी जाएगी, लेकिन कितने वीक के लिए? 2 वीक के लिए। तो ट्यूबेक्टॉमी के लिए उसको 2 वीक की छुट्टी दी जाएगी। लीव फॉर, अगर ऐसा कुछ होता है कि लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमैच्योर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मिसकैरेज हो जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है, ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन हो जाता है, मतलब इन सब की वजह से अगर उसको कुछ इलनेस हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसको मैक्सिमम 1 मंथ की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी जाती है। रेट ऑफ मैटरनिटी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड 1 महीने के लिए और उसकी छुट्टी बढ़ा दी जाती है। तो ये आप स्टार मार्क कर ले कि अगर उसको कोई इलनेस होती है किसी भी वजह से, मिसकैरेज हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, प्रीमैच्योर हो रहा है बच्चा, डिलीवरी की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो 1 मंथ के लिए उसकी छुट्टी को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग ब्रेक की। नर्सिंग ब्रेक क्या होता है? डेली उसको 2 ब्रेक दिए जाएंगे। जैसे उसने जॉब ज्वाइन कर ली 18 हफ्ते बाद, तो उसको 2 ब्रेक दिए जाएंगे बीच के, ताकि वो अपने बच्चों को फीड करा ले, जो भी है उसके लिए उसको दी जाएगी फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, जब तक कि जो बच्चा है वो 15 मंथ का नहीं हो जाता। मतलब 12 मंथ का तो ये और 3 का, 1 साल 3 महीने का नहीं हो जाता, तब तक उसको 2 ब्रेक दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं नर्सिंग ब्रेक बोलते हैं इनको। अब कहते हैं क्रीच फैसिलिटी जो होती है, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ पे ऐसी क्रीच फैसिलिटी होती है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो आराम से खेल सकते हैं और जो माँ होती है वो आराम से काम कर सकती है। अब इस क्रीच फैसिलिटी में जो विमेन होती है वो 4 बार विज़िट कर सकती है। ऐसा नहीं है पूरा दिन इसी में बैठी रहेगी, बल्कि काम करती रहें, पर 4 बार इसमें विज़िट कर सकती हैं। वो जो 4 विज़िट होंगी उसमें अगर जैसे उसको 2 नर्सिंग की जो मिल रहे थे ना ब्रेक, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे 2 उसके नर्सिंग के ब्रेक और 2 एडिशनल ब्रेक, तो कुल मिला के उसको 4 ब्रेक मिलेंगे।
तो अलाउ 4 विजिट आर डे टू द क्रीच बाय द वुमेन विच शैल ऑल्सो इंक्लूड, उसमें और ये इंक्लूड होती है चीज़ की, उसको रेस्ट अलाउड जितना भी 2 नर्सिंग पीरियड की दी जा रही है वो भी इसी को दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एवरी इस्टेब्लिशमेंट शेल इंटीमेट इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक टू एवरी वुमेन एट द टाइम ऑफ, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वुमेन को हायर करेगा उसकी कंपनी में या इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ भी, तो उसको पहले से ही सारे जितने भी टर्म्स कंडीशन होते हैं वो पहले से ही बताने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग एवरी बेनिफिट अवेलेबल इन दी एक्ट, जितने भी बेनिफिट है सब कुछ उसको बताना पड़ता है। डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान काम पे नहीं हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी, तो क्या आपको एम्प्लॉयर निकाल देगा, क्या आपकी सैलरी काट लेगा, वेज कम कर देगा, तो उन सब के बारे में थोड़े प्रोविज़न है, ये पढ़ लेते हैं। डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर वो ये शैल बी अनलॉफुल है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अनलॉफुल है, बिल्कुल माना नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इफ़ द वुमेन बट फॉर सच डिस्चार्ज और डिसमिसल विल हैव बी इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस रेफर्ड अंडर सेक्शन 8। इसका मतलब ये है जो वीमेन है कि अगर कोई मैटरनिटी बेनिफिट हो रहा है, मतलब मैटरनिटी बेनिफिट के दौरान उसकी ना वेज काट सकते हैं ना उसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि उसका डिसमिसल हो रहा है फॉर एनी प्रिस्क्राइब ग्रॉस मिसकंडक्ट, ऐसा कुछ उसने कंडक्ट किया है जिसकी वजह से उसको निकाला जा रहा है, तो फिर जो एम्प्लॉयर है वो उसके साथ कम्युनिकेट टू द वुमेन एंड देन डिप्राइव हर ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट और द मेडिकल बोनस, या फिर दोनों से डिप्राइव कर देगा। तो एक ही शर्त है उस पर कि वो ऐसा कर सकता है कि उसको मैटरनिटी बेनिफिट से अलग कर सकता है जब उसका ग्रॉस मिसकंडक्ट हो जाए उसके द्वारा। उस कंडीशन में भी जो एम्प्लॉयर होगा उसको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट टू द वुमेन, बात करनी पड़ेगी वुमेन से, उसके बाद उस जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। एनी वुमेन डिप्राइव ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट या फिर मेडिकल बोनस या फिर दोनों से डिप्राइव कर दिया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एब्सेंस के दौरान, ऐसा अगर कुछ भी हुआ है तो विद इन 60 डेज़, इसको स्टार मार्क करेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर जब ये ऑर्डर पास हुआ है उसके डिप्रिवेशन का, उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसको अपील करनी पड़ेगी टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। यहाँ दिखा है ना अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को उसको इत्तला करना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, और जो डिसीज़न होगा दैट अथॉरिटी ऑन सच अपील वेदर द वीमेन शुड और शुड नॉट बी डिप्राइव और मैटरनिटी, मतलब उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, डिप्राइव हो जाना चाहिए, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल होगा। नथिंग कोई भी डिडक्शन नहीं की जा सकती वेजेस की, लेकिन मतलब कोई भी वेजेस में कटौती नहीं की जा सकती, बस इसीलिए कि उसका नेचर ऑफ वर्क उसको क्या दिया गया है उसकी वजह से। अगर जैसे नर्सिंग में 2 ब्रेक ले रही है वो, तो उसकी वजह से जैसे उसने ज्वाइन कर लिया और अब वो ब्रेक लेके जा रही है बच्चे के पास या किसी भी उससे ब्रेक फॉर नर्सिंग ले रही है, तो उसकी जैसे सैलरी काट दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसके काम की वजह से कि किस तरीके का काम है उसका और उसको जो ब्रेक दिए जा रहे हैं नर्सिंग में, इन सब के लिए उसकी वेज नहीं कर सकती। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर, अभी हमने बात की कि वो अपील कर सकती है कहीं पे भी, अब हम समझते हैं कि वो कहाँ अपील करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी जो भी सेंट्रल है या स्टेट है या जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ऑफिसर को नियुक्त करेगी बाय द नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और उसी में डिफ़ाइन करेगी लोकल लिमिट उसकी कितनी जुरिडिक्शन रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई भी एक्शन ले सकता है, बल्कि उसकी पावर्स भी डिफ़ाइन करेगी, क्या क्या फंक्शन होंगे उसके। आप समझते हैं। एनी वीमेन क्लेमिंग दैट, कोई भी वीमेन ऐसा क्लेम करती है कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है उसको नहीं मिला है, जो भी मिलना चाहिए इसके अंदर नहीं मिला है, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया या डिसमिस कर दिया है, तो वो अपील करेगी इसके पास। द इंस्पेक्टर मे ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन रेफर टू इन मेक इट एन इंक्वायरी, ऐसा करने पे जो इंस्पेक्टर होता है वो एक इंक्वायरी बैठा सकता है जिसमें वो ये अगर उसको लगेगा कि पेमेंट को रॉन्गफुली डिडक्ट कर दिया है या फिर उसको डिसमिसल या डिस्चार्ज अननेसेसरी किया गया है, और जो एनी पर्सन अग्रीव, और ऐसे में वो अपना डिसीज़न सुना देगा।
कोई भी पर्सन होता है जो इस डिसीज़न के खिलाफ होता है, जैसे इंस्पेक्टर को आपने दिया और उसका डिसीज़न फाइनल हो गया कि अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी कहानी, उसके बाद भी आप 60 दिन के बाद भी, जैसे आपने अपील कर दी इंस्पेक्टर को, अगर उसका डिसीज़न आ गया और उसके डिसीज़न के बाद भी आपके पास 30 दिन होते हैं ताकि आप जो होता है ऑफ सच डिसीजन इज़ कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन अपील टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, उसके बाद जो आपको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी दी जाएगी उसको आप दोबारा 30 दिन के अंदर उसको दे सकते हैं। जो डिसीज़न होगा इसके बाद जो आएगा वो इंस्पेक्टर के अगेंस्ट में आए या फेवर में आए वो फाइनल हो जाएगा। तो ये नॉर्मली कलेक्टर होता है, कलेक्टर जो होता है वो दे देता है और पे करता है अगर ऐसा कुछ हो जाता है, और वो एराज ऑफ लैंड रेवेन्यू से ले लेता है फिर वो जितना भी पैसा उसको भरना पड़ता है। मैटरनिटी बेनिफिट से कब जो महिलाएं हैं वो मतलब उनको नहीं दिया जाता, अगर इफ़ अ वीमेन वर्क्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर शी हैज़ बिन परमिटेड बाय हर एम्प्लॉयर टू एब्सेंट हरसेल्फ अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, अगर वो सेक्शन 6 के अंडर वो नहीं आती है या फिर एब्सेंट करती है अपने आप को, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर टू बी एग्जिबिटेड, इसका मतलब होता है जो भी रूल है, जो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज में जो उस लोकेलिटी को समझ में आए, वो उसको ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे लोग ज़्यादातर आते हैं और जो वीमेन इस्टेब्लिशमेंट है जो भी है उसको पढ़ सकें। रजिस्टर की बात कर लेते हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर मेंटेन सच रजिस्टर रिकॉर्ड एंड द मस्टर रोल एंड मैनर इन विच द प्रिस्क्राइब, हर एम्प्लॉयर होता है उसको ये रजिस्टर तैयार करना पड़ता है। अगर एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कितनी मिलेगी आपको छुट्टी, 12 वीक तक। मिसकैरेज हो जाता है तो 6 वीक, ट्यूबेक्टोमी और 2 वीक, इलनेस हो जाती है किसी भी वजह से तो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। अगर आप एडॉप्टिव मदर या कमीशनिंग मदर हो जाती हैं तो भी आपको 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। एडिशनल बेनिफिट जैसे हम अभी बोनस की बात कर रहे थे 1000 तक, जो कि 20,000 तक गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। नर्सिंग ब्रेक आपको 2 मिलेंगे। क्रीज फैसिलिटी 50 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हुए तो आपको मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी तो मिल जाएगी। जॉब प्रोटेक्शन, आपको निकाल नहीं सकते, आपकी वेजेस को घटा नहीं सकते, अपील कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता है तो। जो इंस्पेक्टर होता है वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट हो जाता है। पावर किसके पास होती है कि ये रूल वूल बना सके, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बाद ये पावर होती है ताकि कि वो सारे आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्रिपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर रिकॉर्ड, एक्सरसाइज ऑफ द पावर इंक्लूडिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो ड्यूटी जितनी भी इंस्पेक्टर को दी जाती है सारी गवर्नमेंट ही देती है। मेथड क्या रहेगा आपको पेमेंट करने का, मैटरनिटी बेनिफिट या और कोई भी प्रोविज़न है, कैसा नोटिस बनाना है आपको अंडर सेक्शन 6, क्या नेचर ऑफ प्रूफ महिला को प्रोवाइड कराने हैं तो वो नेचर ऑफ प्रूफ कैसा होगा वो गवर्नमेंट बताएगी। ड्यूरेशन ब्रेक कितना रहेगा नर्सिंग ब्रेक्स का, वो सब गवर्नमेंट ही बताएगी। एक्ट्स विच हैज़ क्या ग्रॉस मिसकंडक्ट होगा जिसकी वजह से मटर्निटी बेनिफिट को बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट बताएगी अंडर सेक्शन 12। अथॉरिटी वो सारी जिसके अंदर आप अपील कर सकते हैं वो गवर्नमेंट सजेस्ट करेगी। द अथॉरिटी टू विच एन अपील शैल बी लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 17, किस अपील के अंडर आप इंस्पेक्टर का जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप अपील करेंगे ये गवर्नमेंट बताएगी। क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, दिस शैल बी टेल बाय द गवर्नमेंट। एनी अदर मैनर जो भी अदर चीज़ें हैं वो सब यही बताएगी। अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल बना लेती है तो विद इन 30 डेज़ उसको क्या करता है ये पार्लियामेंट में डालना पड़ता है। दोनों सेशन, दोनों जो हाउसेज होते हैं जब वो अपनी सहमति दिला देते हैं तो जितना भी मॉडिफिकेशन होता है एक्ट का वो हो जाता है। तो हमने ये सीखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो कोई भी रूल बना रही है तो उसको वो जो लॉ है जितना भी अमेंडमेंट कर रही है वो जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों में पेश करना पड़ता है और विद इन 30 डेज़, या फिर जो पहला सेशन होता है जैसे वो अभी स्थगित है अभी, और जैसे ही वो मिलती है दोबारा सेशन शुरू होता है तो विद इन 30 डेज़ वो पास होना होता है, या फिर जो भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हो जाती है। अब बात करते हैं अगर कोई ऐसा कुछ ऑफेंस हो रहा है तो कौन कौन अपील कर सकता है। या तो वो महिला जिसके साथ गलत हो रहा है वो अपील कर दे, या फिर ऑफिस बेयरर जो होता है ट्रेड यूनियन का जो रजिस्टर हो रही है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में वो अपील करे, और विच सच वुमेन इज़ अ मेंबर है
इसके मेंबर है या फिर एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 में, वो है, या फिर जो इंस्पेक्टर है उसके पास ये कंप्लेन आ रही है तो वो भी अपील कर सकता है। और एक बात ध्यान रखने की है, जैसे आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अगले 1 साल के अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाती है। तो द सच कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड आफ्टर नो सच कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर। कोई भी ऐसी कंप्लेन 1 साल के बाद नहीं होनी चाहिए। नो कोर्ट इन्फीरियर दैन द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसा जो भी इसका फ़ैसला होता है वो फर्स्ट क्लास जो जज होता है उसके नीचे कोई भी पोस्ट है उससे नहीं दिया जाता, उसके ऊपर पोस्ट से ही सारे डिसीजन दिए जाएंगे। पावर टू एग्जेम्प्ट कर देना किसी किसी इस्टेब्लिशमेंट को, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो करना चाहे तो कर सकती है। पेनल्टीज़ देखेंगे, एम्प्लॉयर फेल टू पे बेनिफिट, अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है कि बेनिफिट नहीं दे रहा, डिसमिस हो जा रहा है, तो 3 महीने की और 3 महीने की या फिर 1 साल की उसको 1 साल की सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट होगा, या फिर 2,000 रुपये 2 से 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर अगर आप कर रहे हैं तो जेल हो जाएगी अप टू 1 ईयर या फिर फ़ाइन देना पड़ेगा। अमेंडमेंट हो जाना 1972, 1988, अमेंडमेंट कब कब हुए 72, 88, 95, 2008, 2017। 2017 में मेजर अमेंडमेंट देखेंगे, जो लीव थी उसको 26 हफ्ते कर दी गई। एडॉप्टेड और कमीशनिंग मदर्स जो था ये इस टॉपिक को ऐड कर दिया गया। क्रीच फैसिलिटी मैंडेटरी कर दी गई और वर्क फ्रॉम होम जो ऑप्शन था वो ऐड कर दिया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो और आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।